भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। 5 राज्यों के नतीजों के बाद कांग्रेस में उठे विरोध के सुर। दिग्विजय सिंह ने कहा पार्टी को बड़े सर्जरी की जरूरत। थरूर बोले एक्शन की जरूरत। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली दो बार हुई गुल। मोदी सरकार के 2 साल का बखान करने पहुंचे थे पीयूष गोयल। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल वाहिद को एनआईए ने किया गिरफ्तार। गृह मंत्री बोले आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। पोस्टर बॉय दिखा कश्मीर में। केरल में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री ओमान चांडी का इस्तीफा। सीपीएम चुनेगी राज्य का 22वां मुख्यमंत्री। अच्युतानंदन और विजयन के बीच मुकाबला। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 44 किलो सोना जमा किया। पीएम के स्कीम के तहत मंदिर ट्रस्ट ने सोना जुटाने का किया था वादा। और अब नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। असम में जीत और साउथ इंडिया में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के उत्साह पर उनके अपने ही कार्यक्रम में पानी फिर गया। ऊर्जा मंत्री मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने पहुंचे थे, लेकिन खुद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ऊर्जा की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें 2 बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दरअसल मोदी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों का बखान करने के लिए आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बोल रहे थे, उस दौरान कार्यक्रम स्थल की बिजली 2 बार गुल हो गई। इस दौरान गोयल पूरे 133 सेकंड तक अंधेरे में रहे। भारतीय सेना के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के खात्मे को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन को झटका लग सकता है। हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान मुजफ्फर वानी को दक्षिणी कश्मीर में देखा गया है। मीडिया को मिले एक वीडियो में बुरहान संगठन में भर्ती किए गए नए लड़कों के साथ दिख रहा है। घाटी में बीते कुछ समय में सेना ने नई एनकाउंटर ऑपरेशन के जरिए हिजबुल को पूरी तरह खत्म करने का दावा किया है। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि सेना ने हिजबुल के बुरहान ग्रुप के आतंकियों का पूरी तरह सफाया कर दिया है। बता दें कि हिजबुल का बुरहान ग्रुप पिछले 1 साल से दक्षिणी कश्मीर में सोशल मीडिया पर वायरल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल वाहिद सिद्दी बापा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। एनआईए ने उसे सुबह 5 बजे आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अब्दुल वाहिद भारत में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश में शामिल था। यही नहीं, उसने इंडियन मुजाहिदीन के लिए आतंकियों की भर्ती भी की थी। वहीं दुबई में बैठकर आतंकी गतिविधियों को प्रमोट करता था। जुलाई 2006 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 2008 में दिल्ली में हुए ब्लास्ट और 2010 में बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए धमाकों में वाहिद वांटेड था। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। उसे साल 2014 में भी ट्रेस कर लिया गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। पीएम से किया अपना वादा निभाते हुए मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर ने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 44 किलो सोना जमा किया है। मंदिर के ट्रस्ट ने पिछले साल दिसंबर में ऐसा करने की घोषणा की थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल ने कहा, सोने को पिघलाने का काम सरकारी टकसाल में किया जाएगा। इस सोने पर मंदिर को हर साल 2.25% की दर से ब्याज मिलेगा। अथॉरिटीज के मुताबिक सोना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचों में रखा गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सोने का भंडार बढ़ाने के उद्देश्य से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत की थी, क्योंकि भारत सोना आयात करने वाले देशों में सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे घोषित होते ही एक बार फिर हिंसा की खबरें आने लगी है। दीदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही एक तृणमूल कार्यकर्ता को कथित तौर पर कांग्रेस समर्थकों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं हावड़ा में सीपीआईएम के दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की गई है। तृणमूल कार्यकर्ता लक्ष्मण प्रामाणिक को कथित तौर पर कांग्रेस समर्थकों ने मार दिया है। 2 अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी हमले में घायल होने की बात कही। वहीं हावड़ा में कम से कम 2 सीपीआईएम दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई। ये तोड़फोड़ कथित तौर पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने की है। सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने क्रूड बम फेंके जाने पर भी आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर।
केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ की सत्ता से बेदखल होने के बाद ओमान चांडी ने शुक्रवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल पी सदाशिवम को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शुक्रवार को दिग्गज नेताओं वीएस अच्युतानंदन और पोलित ब्यूरो के सदस्य पिनाराई विजयन के बीच से केरल का 22वां मुख्यमंत्री चुनेगी। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी पार्टी की राज्य समिति की बैठक के लिए पहुंच भी गए हैं और उनके पूर्ववर्ती प्रकाश करात भी अगले मुख्यमंत्री पर फैसला लेने के लिए बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर अच्युतानंदन के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों नेताओं के बीच शर्मसार कर देने वाला आमना सामना देखा गया था। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद जहां एक और ताजपोशी को लेकर सियासी गतिविधि तेज हो गई है, वहीं राष्ट्रीय राजनीति के ढलान पर खड़ी कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सूरव शोर में बदलने लगे हैं। इस बीच तमिलनाडु में बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई अम्मा यानी जयललिता 23 मई को तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 27 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है। जयललिता ने लगातार चुनाव जीतकर बीते 3 दशक का रिकॉर्ड तोड़ा है। 32 साल पहले एमजी रामचंद्रन ने ऐसा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले में बीजेपी को घेरने वाली आम आदमी पार्टी को अब उसी के अंदाज में जवाब मिला है। बीजेपी ने विज्ञापन देकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को चुनौती दी है कि वो जल बोर्ड में हुए टैंकर घोटाले में कार्रवाई करे। ये घोटाला साल 2012 में शीला दीक्षित सरकार के दौरान हुआ था। इसमें टैंकर खरीद में 400 करोड़ रुपए के हेरफेर की बात कही जा रही है। दिल्ली के अकबर रोड का नाम बदलने को लेकर उठे विवाद के बाद शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस पर रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार महाराणा प्रताप के नाम किसी महत्वपूर्ण सड़क का नामकरण करेगी, लेकिन अकबर रोड का नाम बदलने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा सड़क का नाम बदलना हमारी प्राथमिकता नहीं है और न ही हम ऐसी मांगों को सुनेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पत्र लिखकर अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड रखने की मांग रखी थी। साउथ अफ्रीका में दाऊद इब्राहिम के हीरे का कारोबार संभालने वाला जाहिद मियां उर्फ जाओ जल्द ही भारत की जांच एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में होगा। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक भारत ने साउथ अफ्रीका में रह रहे जाहिद मियां के लिए संपर्क साधा है। डिप्लोमेटिक चैनल से उसको भारत में प्रत्यार्पण करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। जाहिद मियां उर्फ जाओ दाऊद इब्राहिम के खास जावेद चिकना का करीबी है। चिकना इस समय कराची में एक रेस्टोरेंट चलाता है। जाहिद साउथ अफ्रीका के प्रिक्टोरिया में वहां की नागरिकता लेकर रह रहा है। भारत ने पहले ही जाहिद पर शिकंजा कसने के लिए साउथ अफ्रीका को MLAT भेजा है। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी करतूत से मुकर गया है। उसने भारतीय सीमा के पास सुरंग खोदे जाने में किसी भी तरह की भूमिका से साफ इंकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आ रहा इस पूरा सेक्टर में सुरंग का पता BSF ने मार्च के महीने में लगाया था। BSF के प्रवक्ता के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान रेंजर्स के सामने सुरंग को लेकर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स ने सुरंग खोदने में अपनी किसी तरह की संलिप्तता से मना कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने BSF के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने देंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन आरोपों पर दो टूक जवाब दिया है जिसमें कहा गया है कि पठानकोट हमले में सेना के अंदरूनी लोगों का हाथ है। भारतीय सेना ने एक बार फिर कहा है कि इस हमले की प्लानिंग सीमा पार से ही की गई थी, जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने JIT के हवाले से कहा कि हमले में भारतीय सेना के लोगों का हाथ था। सेना के पश्चिमी कमांड के अफसर लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह ने मीडिया से कहा कि पठानकोट हमले की जांच करें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक किसी अंदरूनी व्यक्ति की हमले में भूमिका नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान से भारत आई JIT के बयानों को गलत बताया है। पेरिस से काहिरा जाने के दौरान क्रैश हुए इजिप्ट एयरबस का मलबा अभी तक नहीं मिला है। इजिप्ट एयर के वाइस प्रेसिडेंट ने एक इंटरव्यू के दौरान यह साफ किया है कि जबकि इससे पहले खबर आई थी कि ग्रीस के एक आइलैंड के निकट विमान का मलबा मिल गया है। कंपनी के VP ने कहा जो मलबा ग्रीस के कार्पाथोस आइलैंड के पास मिला है वह इजिप्ट एयर के क्रैश हुए विमान का नहीं है। वह मलबा पहले से ही लापता विमान MS-804 का हो सकता है। इससे पहले मिस्र की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि की थी। जो मलबा ग्रीक आइलैंड के पास मिला है वह इजिप्ट एयर के विमान एयरबस A320 का है। वही विमान हादसे के पीछे आतंकी हमले की आशंका भी जाहिर की जा रही है। राजस्थान के फलोदी में कल पारा 50 डिग्री को पार कर गया। यहां पर चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में भी पारा 50 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। फलोदी में गुरुवार को तापमान 51 डिग्री रहा, जो कि देश में सबसे ज्यादा था।
देश में इतना तापमान पहले कभी दर्ज नहीं किया गया। लगातार दूसरे दिन फलोदी देश का सबसे गर्म स्थान रहा। उधर गुजरात के अहमदाबाद में कल का दिन 100 साल का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सत्ता का सुख भोग रही शिवसेना आजकल किसी भी मौके पर केंद्र सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूकती। कल आए 5 राज्यों के नतीजों को लेकर बीजेपी भले ही अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन उसके साथी दल शिवसेना ने उस पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में बीजेपी पर तीखा वार किया है। शिवसेना ने कहा कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ रहा है। बीजेपी को इस सत्य को स्वीकारना होगा। केरल में उनका खाता खुला, यही उनके लिए अच्छे दिन है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से बदहवास पड़ी कांग्रेस को उसी के नेताओं ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। शशि थरूर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद दिग्विजय सिंह ने भी पार्टी में बड़े सुधार की वकालत की है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि परिणाम निराशाजनक है, लेकिन अनपेक्षित नहीं। हमने काफी आत्ममंथन किया है। क्या हमें एक बड़ी सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहिए? इससे पहले अगला चुनाव युवाओं के भरोसे जीतने का दम्भ बनने वाली कांग्रेस को जहां एक और शशि थरूर ने नेतृत्व बदलने की सलाह दी थी, वहीं राहुल गांधी के करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि कांग्रेस को खुद के बारे में सोचने की जरूरत है। 4 राज्यों में बड़ी चुनावी हार के बाद जहां अटकलें लगाई जा रही थी कि इसमें कांग्रेस के भीतर टीम राहुल कमजोर होगा, वहीं इसके उलट कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में यही वक्त है कि कांग्रेस में बड़े फेरबदल का और राहुल की ताजपोशी का। जून के आखिर तक या जुलाई की शुरुआत में पार्टी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कई महासचिवों की छुट्टी होगी और कई नए चेहरों की जगह मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक नई टीम में युवाओं को जगह जरूर मिलेगी, लेकिन टीम संयोजन में नए और पुराने दोनों चेहरे होंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच में जेएनयू के 3 प्रोफेसर्स को देशद्रोह और छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है। हालांकि इस मामले की पूरी तफ्तीश के बाद ही आरोपी प्रोफेसर्स की गिरफ्तारी होगी। अपराध दर्ज करने से पहले पुलिस ने तीनों प्रोफेसरों को उनके बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी करने का फैसला किया है। इन तीनों प्रोफेसरों ने 12 से 16 मई के बीच बस्तर के कुछ गांवों का दौरा किया था और वहां ग्रामीणों से नक्सलियों का साथ देने वरना गांव जलाने की धमकी दी थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के 8 अधिकारियों की टीम ने ग्रामीणों के आरोप की जांच की। हालांकि तफ्तीश भी जारी है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने प्रवर्तन निदेशालय को 900 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे ईडी ने सिरे से खारिज कर दिया। ईडी ने माल्या के मामले की जांच के लिए एक खास फोरेंसिक टूल भी बनवाया है, जिसे 3 सॉफ्टवेयर्स को मिलाकर बनाया गया है। इस मामले में ईडी के डायरेक्टर ने कहा है कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि माल्या खुद को पीड़ित बताए या सुरक्षित पनाह मांगे या भारत वापस आने की इच्छा जताए। हमारी सोच बिल्कुल साफ है कि जांच पूरी तेजी से सही दिशा में जा रही है। एजेंसी माल्या के प्रति नरमी नहीं दिखाएगी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरें जानने के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।